तो विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 काव्यखंड का पाठ 5 घर की याद, इसका अध्ययन करेंगे। ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया पाठ है। भवानी प्रसाद मिश्र जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल तक जाना पड़ा था, ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र का सर्वप्रथम हम परिचय, इनका जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के तिमरिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर अधिकार था। इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। ये शिक्षक थे, टीचर थे। फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, आज ये बताना आवश्यक हो गया है कि कौन गांधी। गांधी जी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ांचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। दिल्ली प्रशासन का कालिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इनकी साहित्य व समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। सन 1985 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, इनका गीत फरोश जो है वो इनका पहला काव्य संकलन। गीत फरोश जो है वो इनका पहला काव्य संकलन, पहला काव्य संकलन गीत फरोश। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। इनकी लेखन सहज व्यक्तित्व, ये भवानी प्रसाद मिश्र की पहचान थी। ये कविता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। इन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी के बीच एक सेतु का काम किया। सेतु माने पुल, ब्रिज। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। गांधी जी का चरखा बहुत प्रसिद्ध है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगने वाले वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के करीब है, यानी समाज के नजदीक है। पाठ का परिचय, अब देखिए, पाठ जो है वो घर की याद, कवि को घर की याद आती है। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जहाज का पंछी कहीं भी चला जाए, लौट के जहाज पे आता है, उसको अपने स्थान की याद आती है। उसी प्रकार घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान
घर से विस्थापन की पीड़ा खटकती है। घर से दूर होने की पीड़ा कवि को खटकती है। कवि के स्मृति संसार में, यानी स्मृति रूपी संसार में, उसके परिजन, उसके परिवार का एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद इस कविता की, घर की याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। पॉइंट वैल्यू, केंद्रीय, उसके चारों तरफ कविता केंद्रीय संवेदना। कविता का सारांश: सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी मां की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती क्योंकि अनपढ़ है। कवि को अपने पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से दूर हैं। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिलाते हैं, वे मौत या शेर से नहीं डरते। उनकी वाणी में जोश है। आज वे गीता का पाठ करके दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो वे अपने 5वें बेटे को न पाकर रो पड़े होंगे। मां ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है, या सावन को संबोधन करके कवि ने कविता की निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूं, मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूं। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी व असमंजस में हूं। हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बनाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब हम कविता का अर्थ ग्रहण करेंगे। अर्थ ग्रहण करने के लिए भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में कविता का भावार्थ और शिल्प सौंदर्य में कविता की रचना करने में उसमें निहित रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली, बिंब आदि इन सब का जिक्र किया जाता है। तो आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राणपन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का भरपूर है जो। घर में 4 भाई, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परताप के घर। बहन आई बाप के घर, हाय रे परताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहने, भुजा भाई प्यार बहने। पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 153 पर ये कविता है। कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, आज पानी गिर रहा है, निरंतर पानी गिर रहा है, रात भर वर्षा। सावन का महीना है, कहा गया है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। सावन की झड़ी निरंतर, पहले कई हफ्ते झड़ियां चलती रहती थी, पानी बरसता, निरंतर बरसता रहता था सावन के महीने में। कहा गया है सावन हरे न भादो सूखी, चरम सीमा होती है बरसात के मौसम की। कवि बताता है आज बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, रात भर वर्षा होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। ऐसे में उसके मन और प्राण में, उसके मन में, उसके चित्त में
एक एक क्षण उसे अपने घर की याद आ रही है। प्राण और मन उसके घर की याद से घिर आए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर तिर रहा है। बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि की नजरों में अपना घर घूमता रहा। उसे घर की याद सताती रही। घर की मुझसे दूर है जो, वो घर इस समय उस कवि से बहुत दूर है, क्योंकि कवि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है और इस स्थिति में उसको अपने घर की याद सता रही है। उसको अपने घर की याद बहुत दूर है, परंतु वह घर जो है वो खुशियों से भरा पूरा है। घर है, उस घर में 4 भाई हैं। 4 भाई। इस समय बरसात के दिन है, सावन के महीने में बेटियां मायके आती है, तो बहन भी मायके आई हुई है। मायके में बहन आई बाप के घर, अपने बाप के घर बहन आई, अपने पिता के घर पर बहन आई हुई है। वो तो खुशी बांटने के लिए आती है। रक्षाबंधन है सावन के महीने में, भाइयों को राखी बांधेगी, परंतु वो घर जहां वो खुशी के लिए आती है, हाय वो परिताप का घर बन गया है। वो उसके लिए दुख का घर बन गया है, कष्ट का घर बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। घर में सब जुड़े हैं, सब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस घर में, घर का माहौल ऐसा है प्रेम में कि सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। 4 भाई में 4 बहनें हैं। चारों भाई भुजाओं के समान है, यानी कर्म का प्रतीक है। मिलजुल करके काम करते हैं, अपने परिवार की तरक्की के लिए मिलजुल करके चलते हैं। ये 4 भाई, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई, प्यार बहनें। और बहनें प्यार है, प्रेम बांटती है, प्रेम का प्रतीक होती है बहनें। भाई जो होते हैं वो कर्म, भाई भुजा के समान कर्मशील वे बलिष्ठ हैं, और बहनें स्नेह का भंडार है। ये इस कविता का भाव है। सावन के महीने का कवि ने स्वाभाविक वर्णन किया है, सिर्फ सौंदर्य। घर की याद आने के कारण इसमें स्वाभाविक अलंकार है। यह स्वाभाविकता है घर की याद, घर से दूर घर की याद आना। क्योंकि दूर जाने पर ही व्यक्ति को वैल्यू पता लगती है, मूल्य पता लगता है, नजदीक होने पर नहीं। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये कहावत है। जब व्यक्ति दूर से दूर चला जाता है, तब उस व्यक्ति की वैल्यू, तब उस व्यक्ति का महत्व पता चलता है। तो ये स्वाभाविक अलंकार है, घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार है। क्योंकि कवि जेल में है, घर की सुख सुविधाओं से दूर है। पानी गिर रहा है में यमक अलंकार है, जहां बार बार आवृत्ति हो एक वर्ण की, और हर तरह पानी गिरना है, यानी बरसात का पानी निरंतर गिर रहा है, यानी दुख और संवेदना के कारण आंखों से आंसू निरंतर बह रहे हैं। यहां 2 अर्थ होने के कारण यमक अलंकार की छटा व्याप्त है। घर नजर में तिर रहा है, बिंब विधान। यहां पर कवि ने दृश्य बिंब को साकार कर दिया है। घर की स्मृति उसके मानस पटल पर चित्र बनकर उभरी हुई है। तो यहां पर घर नजर में तिर रहा है में चाक्षुष बिंब, यानी कि दृश्य बिंब की प्राप्ति। भुजाबाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार, भावर्ण की आवृत्ति होने से, और भुजारूपी भाई भुजा संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण है। प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है कवि ने। बोली खड़ी है और सहज अभिव्यक्ति की गई है। ये इसका शिल्प सौंदर्य। अगली कविता। और मां बिन पड़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी, और मां बिन पड़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर।
माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसके स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 153 पर कवि बता रहा है कि सावन की बरसात में कवि के घर के सदस्यों की याद आ रही है, उसे अपनी मां की याद आती है, और मां बिन पढ़ी मेरी, उसकी मां अनपढ़ है, बिना पढ़ी हुई है। उसने बहुत कष्ट सहन किया, दुख में वे गड़ी मेरी, वो हमें दुखी नहीं, जीवन भर उसने संघर्ष किया है। वो मां ऐसी स्नेहमयी है जिसकी गोद में सिर रखने के बाद सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्नेह की धारा फैलाने वाली मेरी मां है। मां का स्नेह इतना व्यापक है कि उसका अनुभव कवि को जेल में भी हो रहा है, कवि को जेल में भी उसका अनुभव हो रहा है। अनपढ़ है इसलिए लिखना नहीं आता, वो लिखना नहीं जानती, अगर लिखना जानती होती तो उसके पत्र आ गए। जेल में उसका एक भी पत्र नहीं आता, एक भी चिट्ठी नहीं आती। इस प्रकार कवि ने अपनी मां का वर्णन यहां पर किया है। अपने पिता का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि वे अभी भी चुस्त हैं, बुढ़ापा उनके नजदीक तक नहीं आया, एक क्षण के लिए भी उन्हें बुढ़ापे का एहसास नहीं हुआ। वे आज भी दौड़ लगा सकते हैं, दौड़ते हैं, आज भी खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं हैं, सीना तान के सामना करने को तैयार, साहसी हैं वो, शेर के आगे भी नहीं डरते। उनकी वाणी में ओज है, तेज है, बादल के समान उनकी वाणी में गर्जना है। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बादल गरज रहा हो। जब वे काम करते हैं तो उनके काम करने के तरीके से बड़े बड़े तूफान भी शर्मा जाते हैं, अर्थात बड़ी तीव्र गति से फटाफट काम करते हैं। ये सेल्फ सौंदर्य में रहिए, मां के स्वाभाविक स्नेह तथा पिता के साहस व जीवन शैली का सुंदर व स्वाभाविक वर्णन किया है। मां की गोद में सिर रखने से दृश्य बिंब साकार होता है। मां की गोद में, मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, इसके माध्यम से कवि ने यहां पर दृश्य बिंब को साकार किया है। पिता के वर्णन में वीर रस की अनुभूति होती है। अभी भी की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त होती है। बोल में बादल गरजता, काम में झंझार गरजता में उपमा अलंकार की बोली भाषा खड़ी बोली है। सरल और सहज भाषा का कवि ने यहां पर प्रयोग किया है।
अगला देखिए, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, चार भाई चार बहने, बुझा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। चार भाई चार बहने, बुझा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवा का नाम लेकर। पृष्ठ 154 आपकी पाठ्य पुस्तक। कवि अपने पिता के विषय में बताते हुए कहता है कि आज वे गीता पाठ करके जब उठे होंगे, 260 दंड लगा करके जब वो नीचे आए होंगे, उन्होंने गीता पाठ किया होगा, 260 दंड लगाए होंगे और खूब मुकदर हिलाते थे। पहले मुकदर को हिलाया होगा, उनकी दोनों मूठों को मिलाने के बाद, इतनी सारी एक्सरसाइज व्यायाम और कसरत करने के बाद जब वो नीचे आए होंगे तो निश्चित रूप से उनकी आंखों में जल की धारा बह गई होगी, वो रो पड़े होंगे, निश्चित रूप से उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाय पानी गिर रहा है, निरंतर बरसात का पानी गिर रहा है, जो घर की आग को याद को और तीव्र करता है। जैसे आग में घी का काम होता है आग को तीव्र करना, उसी तरह ये सावन की बरसात जो है वो कवि की याद को और भी साकार कर रही है। घर नजर में तिर रहा है, कवि की नजर में घर का स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, चार भाई चार बहनें। भाई कर्मठ हैं, कर्मशील है, बहनें प्यार देने वाली है, सुरक्षा वे प्यार में बने होंगे। वो उस समय जब वो नीचे उतर के आ रहे हैं, वहां या तो खड़े होंगे या खेलते होंगे, खेलते हुए या खड़े हुए, जब पिता की नजर में पड़े होंगे, जब पिता की निगाह उन पर पड़ी होगी। वो पिता जिनको बुढ़ापे का असर अभी तक नहीं हुआ, जिन पर किसी प्रकार का बुढ़ापे का असर, वहां चारों को देख करके जरूर उसको पांचवें की याद आई होगी। निश्चित रूप से उसे पांचवें की याद आई, और वो पांचवें का भवानी प्रसाद कवि का नाम लेकर के रो पड़े होंगे। निश्चित रूप से वेदना से वो भर गए। ये पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन किया है। दृश्यबिंब, मुकदर हिलाना, दंड लगाना, मूठ मिलाना, ये सारे दृश्यबिंब को यहां साकार किया है। संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। भाषा सहज व सरल है। भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार, खली बोली में प्रभावपूर्ण, मुक्त छंद, शांत रस या शांत रस,
करुण रस नहीं होगा। यहाँ वेदना है, यहाँ दुख है, वियोग है, परंतु स्थायी वियोग नहीं है। यहाँ रति विषयक वियोग भी नहीं है जो श्रृंगार हो, ये ध्यान हमें रखना है। यहाँ दुख है, शोक नहीं है। जहां शोक नामक स्थायी भाव हो वहां करूं। और शोक कहां होता है? जहां चिरस्थाई, चिर वियोग जहां होता है, मृत्यु में शोक होता है। बिछुड़ने पर जहां मिलने की संभावना होती है वहां चिरस्थाई नहीं होता, वहां वियोग होता है। ऐसे वियोग में शांत रस की निष्पत्ति होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अगली पांचवा में हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। पांचवा में हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूं अभागा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूं अभागा। पांचवा मैं हूं। कवि कहता है कि वो दुर्भाग्यशाली पांचवा पुत्र मैं हूं। मेरे पिता के 4 पुत्र, पांचवा मैं हूं। 4 पुत्रों को वो सोने के समान समझते हैं, बताते हैं कि मेरे ये 4 पुत्र मेरे लिए सोना है, परंतु 5वें पुत्र को वो सोने पर सुहागा मानते हैं। वो कहते हैं कि ये 5वां इन सोने पर सुहागा है। इस प्रकार पिता प्यार में बहते रहे, क्योंकि पिता का सबसे प्यारा पुत्र 5वां पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र। मैं अभागा हूं। वो भाव में विभोर हो गए हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे आज उनके सोने जैसे जो 4 बेटे हैं वो उनको तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि उन पर जो लगने वाला सुहागा है, यानी 5वां जो पुत्र है वो बंधा बैठा है, वो जेल में बंद है। वो अभागा स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करते हुए अंग्रेजों की जेल में बंद है। वो अभागा जेल में बंद है। आज उन्हें वो सोने जैसे 4 बेटे व्यर्थ दिखाई दे रहे होंगे, तुच्छ दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि सोने पर सुहागा है अभागा। कवि ने स्वयं को अभागा कहा है, क्योंकि सोने पर सुहागा ये कहावत है। यहां कवि ने कहावत का प्रयोग किया है। सोने पर सुहागा जैसी भाषा सरल है, सहज है, खड़ी बोली है, शांत रस की निष्पत्ति है, मुक्त छंद है। स्वर्ण बेटे में रूपक अलंकार की छटा व्याप्त है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। आंख में किस लिए पानी, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर, वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर। गया है सो ठीक ही है, गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता,
पाँव को पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ ने पिताजी को समझाया होगा और ऐसा करते समय, पिताजी को समझाते समय उसके मन में कितना दुख उत्पन्न हुआ होगा, इसकी कल्पना कर पाना संभव नहीं। वह कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, प्रसन्न है, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, तुम किस लिए आंसू बहा? अरे भाई, वह आपके दिखाए मार्ग पर ही तो चल रहा है। आपकी बनाई हुई जो लीक है, परंपरा है, उस परंपरा पर ही तो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसे ही तो अपना उद्देश्य बनाकर वो जेल में गया है। ये ठीक है, ये तुम्हारी परंपरा है। यदि वे आगे बढ़कर वापस आ जाता, तुम्हारी परंपरा पर नहीं चढ़ता, कदम उठा करके वापस खींच लेता, तो मेरे मातृत्व के लिए लज्जा की बात होती। वो मेरी कोख को लजाता। मैं अपने को बड़ा दुर्भाग्यशाली समझती कि मैंने ऐसे पुत्र को पैदा किया जो पिता की परंपराओं से विमुख होकर के पलायन कर गया, जिसने पिता की परंपरा का निर्वाह नहीं किया। धिक्कार करती ऐसी मेरी कोख के ऊपर, ऐसी मेरी संतान के ऊपर। इसलिए इस तरह न हो कच्चे, इसलिए तुम कच्चे मत हो, तुम कमजोर मत पड़ो, तुम्हें कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पांचवें पुत्र ने जो भी किया है वो तुम्हारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही किया है। अगर तुम कच्चे होगे, तुम दुखी होगे, तो घर के और सारे बच्चे भी दुखी होंगे, रो पड़ेंगे। मां द्वारा धैर्य बांधने का वर्णन स्वाभाविक है। लीक पर चलना, पांव पीछे हटाना, कोक लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरों का अभिप्राय प्रयोग किया है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है और संवाद शैली में काव्य रचना है। अगला, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है। पृष्ठ 155। माँ की बातें सुनकर पिताजी ने कहा, और ये कहते हुए उन्होंने कितना सहन किया होगा, अपनी वेदना को कितना दबाया होगा कि भाई मैं रो नहीं रहा हूं और ना ही मैं धैर्य खो रहा हूं, मैं कहां रो रहा हूं। ये बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा को अपने मन के अंदर से, हे मेरे सजीले सावन, हे हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, पुण्य हो, पावन, तुम चाहे बरसते रहो, कोई परवाह नहीं है, परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे, ऐसी कोई भी बात मत कर देना। मैं मजे में हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। पांचवें बेटे को याद करके मेरे घर वाले दुखी ना हो, उस पर यहां पर मिलने वाली पीड़ा का समाचार वहां ना पहुंच जाए।
उनकी जानकारी में यही होना चाहिए कि मैं मजे में हूं, मैं सही हूं, स्वस्थ हूं, प्रसन्न हूं, बस। घर पर नहीं हूं, घर से दूर हूं, पर हूं स्वस्थ, स्वस्थ। केवल इतना ही अंतर है, घर पर नहीं हूं। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुख में बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूं। किंतु ये बस बड़ा बस है, ये जो बस है नियंत्रण है बड़ा है केवल। इसी बस के कारण सब विरस हैं। मां की बात पर पिता ने कहा कि वह रो नहीं रहा है और ना ही वह धैर्य खो रहा है। इस तरह उन्होंने अपनी व्यथा छिपाने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। बस बस बड़ा बस, इसी बस। यहां अनुप्रास, यहां यमक अलंकार की छटा गया। बस का मतलब है नियंत्रण, बस का मतलब है केवल। यहां बस के दो अंत। पिता की भावुकता का सजीव वर्णन किया है। सावन को दूत बनाने की प्राचीन परंपरा का प्रयोग किया है। यहां सावन को दूत बनाया है। कालिदास ने मेघ को दूत बनाया था, मेघदूत में। सूरदास ने भ्रमर को। संवाद शैली है, पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है, बस शब्द में अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, केवल व नियंत्रण। खली बोली है, मुक्त छंद है। अगली कविता। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूं मैं, और कहना मस्त हूं मैं। काटने में व्यस्त हूं मैं। वजन 70 शेर मेरा, वजन 70 शेर मेरा। और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूं खेलता हूं, कूदता हूं खेलता हूं। दुख डट कर ठेलता हूं। और कहना मस्त हूं मैं, और कहना मस्त हूं मैं। ये न कहना मस्त हूं मैं। पृष्ठ 155-56। कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में उन्हें धैर्य, उन्हें यह कहना कि मैं मस्त हूं, मैं लिख रहा हूं, लेखन कार्य कर रहा हूं, साहित्य लिख रहा हूं। उनसे कहना मैं अच्छे साहित्य पढ़ रहा हूं, काम करता हूं, रोज काम कर रहा हूं, मैं वहां खाली नहीं बैठा हुआ हूं। आपका नाम कर रहा हूं, आपकी वंश परंपरा का नाम बढ़ा रहा हूं, नाम कर रहा हूं। चाहते हैं लोग कहना, ये कहना वहां पर आपके पुत्र भवानी प्रसाद को सभी लोग चाहते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। इसलिए आप शोक मत करो, आप दुखी मत हो। ये उसने ये बताना कि मैं यहां सुखी हूं, मैं यहां मस्त हूं, सूत काटने में व्यस्त हूं। क्योंकि गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में उसने भाग लिया था, तो गांधी जी के चरखे के माध्यम से सूत काटने में। हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूं, मेरा वजन 70 किलो का हो गया। 70 किलो का वजन। ढेर सारा भोजन करता हूं भरपेट, खूब खेलता कूदता मस्त हूं। दुख को अपने नजदीक नहीं आने देता। मैं यहां मस्त हूं,
परंतु हे सावन, ये मत कह देना कि मैं यहां सूर्य सा निस्तेज हो गया, सूर्य की तरह अस्त हो गया, मैं निराश हो गया हूं। इस निराशा की भनक उनको जरा भी मत लगने देना। कवि ने संदेश का सुंदर वर्णन किया है। कहना शब्द की आवृत्ति मनमोहक भरी है। कहना, किंतु उनसे यह ना कहना काम करता हूं कि कहना नाम करता हूं कि कहना मत करो को शोक कहना चाहते हैं लोग या कहना शब्द की जो आवृत्ति की गई है कवि ने, उससे कविता मनमोहक बन पड़ी है, खड़ी बोली है, भाषा में प्रवाह है। सावन का मानवीकरण किया गया है। काम करता कि कहना में अनुप्रास अलंकार है। डटकर ठेलना, अस्त होना आदि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण, मुक्त छंद, मुक्त छंद। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। पृष्ठ 156। कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे परिजन को, मेरे परिवार वालों को मेरी सच्चाई की भनक ना लग जाए, मेरी सच्चाई मत बताना, उन्हें ये मत बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूं। एक सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति से मैं दूर भागता रहता हूं, मैं जेल में बिल्कुल मौन चुपचाप रहता हूं, किसी से भी बात नहीं करता। उन्हें यह भी ना बताना कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं अपने आप को भूल गया हूं। तुम सावधानी से सारी बातें कहना, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी ये शक मत होने देना कि उनको इस बात का शक हो जाए कि मैं यहां जेल में दुखी हूं, परेशान हूं। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करो, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में से आंसू न बहने देना, उन्हें मेरी याद न आने देना, कोई भी ऐसा काम मत कर देना, कोई भी ऐसा संदेशा या कोई भी ऐसा एहसास मेरे माता पिता को मत होने देना जिससे ये सोचने लगे कि हमारा भवानी प्रसाद जेल में दुखी है। कवि अपनी व्यथा को अपने तक सीमित रखना चाहता है। आदमी से भागता हूं मैं कवि की पीड़ा का वर्णन है। 5वें शब्द से अभिव्यक्त होने वाली करुणा मर्मस्पर्शी है। सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन के सजीले, हरे, पुण्य पावन आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बक व सक शब्द भाषा को प्रभावी बनाते हैं। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली
में प्रभावी अभिव्यक्ति है, संवाद शैली काव्य में प्रसाद गुण है। ये इस कविता का सारांश हो गया, भावांश हो गया, अर्थ ग्रहण हो गया। इस कविता को पढ़ें, ढंग से समझें, इसके प्रश्न उत्तरों को समझने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।